सो कंजंक्शंस में जितने भी कंजंक्शन लिखी है, एज मीन्स जैसा, एंड मीन्स और मीन्स अथवा, या फिर बिकॉज मीन्स क्योंकि, दैट्स वाई मीन्स इसलिए, सो दैट मतलब ताकि, एज इफ मानो जैसे, इफ मतलब यदि, अंटिल अनलेस जब तक नहीं, यदि नहीं, बिफोर के पहले, आफ्टर के बाद, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, सिंस चूंकि, या तब से जब से। तब से जब से का मतलब भी ये देता है आपका सिंस, ठीक है। ऑल्दो एंड दो, यद्यपि, हालांकि, एज उतना जितना, सो एज उतना जितना, सो दैट इतना है कि, सच दैट ऐसा है कि, टू इतना है कि, है ना, एज लॉन्ग एज जब तक, एज सुन एज ज्यों ही जैसे ही, एज वेल एज साथ साथ, एज फॉर एज जहां तक, नॉट ओनली बट ऑल्सो ही नहीं भी है, ईदर और विच इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड आइदर और, नीदर नॉर विच इज ऑल्सो प्रोनाउंस्ड नाइदर नॉर, ना तो ना ही, या तो या ही, वेदर आर नॉट, चाहे, है ना। तो ये इस तरीके से जितने भी आपके कंजंक्शंस हैं, ऑल दिस कंजंक्शंस, फर्स्ट वी नीड टू रीड, वी मस्ट नो देयर मीनिंग्स, एंड देन उसके बाद फिर इसके सेंटेंसेस आते हैं। एंड का सेंटेंस हर कोई बना सकता है। मैंने कहा मैं वहां जाऊंगा और उसकी मदद करूंगा, क्या कहोगे इंग्लिश में? मैं वहां जाऊंगा और उसकी मदद करूंगा, बोलो सभी। आई विल गो देयर एंड आई विल हेल्प हिम। अब आप मुझे बताइए इसमें कॉमन क्या है? आई विल यहां भी आया, आई विल यहां भी आया। तो आप क्या कर सकते हैं कि ये दो सेंटेंस में से आई विल को हटा सकते हैं, और आप इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं कि आई विल गो देयर एंड हेल्प हिम। तो इसको लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। अगर आपने हेल्प हिम लिखा है तो इसका मतलब आई विल इसमें छुपा हुआ पहले से ही। ऐसे देखो, जैसे ये सेंटेंस ए बी है, शी हैज गॉन देयर एंड, वह वहां जा चुका है और अपना काम पूरा कर चुका है। शी हैज गॉन देयर एंड, डायरेक्ट आप लिखोगे कंप्लीटेड, हैज कंप्लीटेड लिखने की जरूरत नहीं है। शी हैज गॉन देयर एंड कंप्लीटेड हिज वर्क, ठीक है। शी हैज गॉन देयर एंड कंप्लीटेड हिज वर्क, दैट इज, ये इस तरीके से बनेगा। शी हैज गॉन देयर एंड कंप्लीटेड हिज वर्क। ऐसे देखो, रोहित यहां आएगा और हमारी मदद करेगा। रोहित विल कम हियर एंड विल हेल्प अस, या रोहित यहां आया और उसने हमारी मदद की। रोहित केम हियर एंड, अब यहां पर केम है V2, तो एंड के जस्ट बाद भी आपको लिखना है हेल्प्ड अस, है ना। रोहित केम हियर एंड हेल्प्ड अस, पूरा लिखने की जरूरत नहीं कि रोहित केम हियर एंड ही हेल्प्ड अस या रोहित हेल्प्ड अस, नो नीड टू राइट इट। आपको सब्जेक्ट को इग्नोर कर देना। अगर आपका सब्जेक्ट वही आ रहा है तो एंड के बाद आपको डायरेक्ट वर्ब लगा देनी है। तो यहां पर देख सकते हैं एंड लिखा हमने, यहां एंड लिखा हमने, यहां पर एंड लिखा हमने, है ना। अब अगला जो है वो है और मीन्स होता है अथवा। मैंने कहा यहां आओ अथवा वहां जाओ, कम हियर और गो देयर। बोलो एक बार सभी, कम हियर और गो देयर, ठीक है। यहां आओ अथवा वहां जाओ, बोलो तो सभी, कम हियर और गो देयर। और का मतलब होता है अथवा। इंग्लिश सीखो या फिर हिंदी सीखो, सो लर्न इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। लर्न इंग्लिश और हिंदी मतलब, लर्न इंग्लिश मतलब या तो इंग्लिश सीखो और हिंदी, या फिर हिंदी सीखो, ठीक है। इस तरीके से आपका यूज होता है। तो भैया कुल मिला के ओवरऑल बहुत बड़ी चीजें नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आर कंप्लीटली इजी, एनी टॉम कैन हैरी कैन लर्न इट, देयर विल बी नो डिफिकल्टीज ओवर हियर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा हमें समझना है, बस बाकी तो सब कुछ आसान है। मैं वहां गया क्योंकि मुझे कुछ काम था, आई वेंट देयर बिकॉज आई हैड सम वर्क। आप मेरी मदद कर रहे हो इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूं, यू आर हेल्पिंग मी, दैट्स व्हाई आई एम हेल्पिंग यू। नेक्स्ट, सो दैट, अब इनके सेंटेंसेस तो हर कोई बना सकता है, सो दैट को थोड़ा सा ध्यान देना है। सो दैट का मतलब होता है ताकि। आइए मैं सो दैट के आपको सेंटेंसेस सिखाता हूं। सो दैट का मतलब होता है ताकि। मैंने कहा मैंने उसकी मदद की ताकि वह पास हो जाए, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की।
नहीं की। अब इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो प्रपोजिशन, दो कंजंक्शन लगी है। एक तो लगी है आपकी ताकि और दूसरी लगी है लेकिन। इसकी इंग्लिश करो। मैंने उसकी मदद की, सिंपल पास्ट टेंस का है, आई हेल्प्ड हिम, ताकि वो पास हो जाए, सो दैट, ये रहा आपका सो दैट। इसका मतलब निकल रहा है ताकि, है ना। आई हेल्प्ड हिम सो दैट, ताकि वो पास हो जाए। याद रखना सो दैट के बाद आने वाला सेंटेंस या तो कैन में बनेगा या फिर कुड में। तो हमने कुड लगाया, कैन नहीं लगाया, क्योंकि यहां पर हेल्प्ड है, पास्ट की बात हो रही है, इसलिए कुड लगाया हमने। सो दैट ही कुड पास, लेकिन बट उसने मेरी मदद नहीं की, बट ही डिड नॉट हेल्प मी। क्या है? बट ही डिड नॉट हेल्प मी, लेकिन उसने मेरी मदद नहीं की। वह यहां आता है ताकि वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सके। क्या कहोगे? He comes here so that he can improve his English. बच्चे रोज स्कूल जाते हैं ताकि वो अच्छे नंबर एग्जाम्स में ले आए। क्या कहोगे? Children go to school, रोज को इंग्लिश में कहेंगे regularly, so that they can score, they can score good marks in exam. ठीक है? Children go to school regularly so that they can score good marks in exam, ताकि वो एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर कर सके। रोहित comes here, रोहित यहां आता है ताकि so that he can improve himself, ताकि वो अपने आप को इंप्रूव कर सके। है? तो इस तरीके से so that के सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस करने हैं। और जो भी कंजंक्शन में पढ़ा रहा हूं, यू हैव टू मेक एटलीस्ट 10 सेंटेंसेस ऑफ ईच कंजंक्शन. If you want to learn it permanently and want to use it in your spoken English and want to make your language beautiful by using all these effective conjunctions, then I insist to make sentence of 10 sentences at least of each conjunction. It will be really beneficial for you all. The next that we have is as if. As if का मतलब होता है मानो जैसे. वो ऐसे बोलता मानो जैसे बहुत बड़ा स्पीकर हो. He speaks as if he is a great speaker. ठीक है, वह ऐसे बात करता जैसे मेरा भाई हो. He talks to me. वो मुझसे बात करता है as if he is my elder brother. जैसे मेरा बड़ा भाई हो. बड़ा भाई है नहीं वो. लेकिन अगर इसका पास्ट में बनाओगे ना, तो पास्ट में थोड़ा सा ध्यान देना होगा. उसने मुझसे ऐसे बात की. He talked to me. क्या कहोगे? He talked to me as if he were my elder brother. ठीक है? He talked to me as if. As if का मतलब होता है मानो जैसे. He talked to me, उसने मुझसे बातें की as if मानो जैसे he were my elder brother. मानो जैसे वो मेरा बड़ा भाई हो. So this is actually as if. As if मतलब क्या होता है? मानो जैसे. ऐसे नेक्स्ट है आपका she behaved. उसने व्यवहार किया. सॉरी, she behaved as if she were very angry. ठीक है, उसने ऐसे व्यवहार किया मानो जैसे वो बहुत गुस्से में हो. याद रखना है यहां पर सारे सब्जेक्ट के साथ में अगर पहला पास्ट का आ रहा है तो वर लगाना है आपको. ठीक है, क्योंकि गुस्से में थी नहीं, उसने ऐसा बिहेव किया. she behaved as if she were very angry. तो एज इफ के बाद आने वाला सेंटेंस में आपको सारे सब्जेक्ट में वर लगाना है. अगर यहां प्रेजेंट में आ गया पहला सेंटेंस तो फिर इजी लगाएंगे आप. ठीक है ना. तो ये विशेष ध्यान आप लोगों को देना है. एज इफ मानो जैसे. एज इफ मानो जैसे. ऐसे देखो, रोहन एक्सप्लेन दिस चैप्टर. रोहन ने इस चैप्टर को समझाया एज इफ he were an expert in this field.
रोहन एक्सप्लेन दिस चैप्टर एज इफ ही वर एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। रोहन इस चैप्टर को ऐसे समझाया मानो जैसे वो एक एक्सपर्ट हो। सो दिस इज सच अ ब्यूटिफुल कंजंक्शन विच इज यूज्ड everywhere for communicating, so you just have to use it in your way. The next that we have is if. All the conditional sentences are incomplete without if. So if is actually used for conditional sentences. So let's start to learn. Actually no need to explain it because in the previous session I have taught you how to use if in conditional sentences, because no conditional sentence can exist without using if. इफ मीन्स यदि, यदि से ही हम कंडीशन क्रिएट करते हैं। यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड। यदि आप मेरी मदद करोगे मैं आपकी मदद करूंगा। इफ यू हेल्प मी आई विल हेल्प यू। यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। इफ यू डोंट हेल्प मी आई विल नॉट हेल्प यू। लेकिन इफ का एक स्वभाव याद रखें आप। इफ थोड़ा सा जो है ध्यान देने वाली बात है कि इफ कैसे आपका काम करता है। इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, और अनटिल का मतलब जो अनलेस का मीनिंग होता है वही अनटिल का होता है। यदि नहीं है जब तक नहीं। सबसे पहली तो ये तीन के हमने मीनिंग लिख लिए। अब इनको यूज कैसे करना है, पहले इफ को करेंगे। आप पास नहीं हो सकते यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो। ठीक है भैया। अब आप इसे इंग्लिश में बनाओ सारे के सारे स्टूडेंट। आप पास नहीं हो सकते, यू कांट पास, यू कांट पास। यदि का इंग्लिश होगा इफ। यदि का क्या होगा इफ। आप पढ़ाई नहीं करोगे तो इफ यू। अब क्वेश्चन उठता है करोगे, सर ये तो फ्यूचर में आ रहा है, तो क्या मुझे विल नॉट लिखना होगा? जी नहीं स्टूडेंट। जब भी किसी फ्यूचर टेंस के आगे इफ अनटिल अनलेस, क्या बोला मैंने सुनना, इफ अनटिल अनलेस, व्हेनेवर, व्हाटएवर, बिफोर, आफ्टर, अगर ये किसी फ्यूचर टेंस के आगे लगता है तो वो टेंस प्रेजेंट में बनता है। मतलब इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाना है। यू कांट पास इफ यू डोंट स्टडी। क्या बनेगा इंग्लिश में? यू कांट पास इफ यू डोंट स्टडी। आप पास नहीं हो सकते अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो। मैं वहां नहीं जा सकता यदि आप, मैं वहां नहीं जाऊंगा यदि आप यहां नहीं आओगे तो। आई विल नॉट गो देयर इफ यू डोंट कम हियर। मैं आपको नहीं पढ़ा सकता यदि आप ध्यान नहीं दोगे तो। आई कांट टीच यू इफ यू डोंट पे अटेंशन। आई कांट टीच यू इफ यू डोंट पे अटेंशन। अगर आप ध्यान नहीं दोगे, आई कांट टीच यू, आई कांट टीच यू इफ यू डोंट पे अटेंशन। मैं वहां नहीं जा सकता यदि आप यहां नहीं आओगे तो। आई कांट गो देयर इफ यू डोंट कम हियर। तो इफ के बाद आने वाला जो सेंटेंस है, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि इफ यू डोंट स्टडी, यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे, यू कैन नॉट पास, आप पास नहीं हो सकता। इफ से भी सेंटेंस की शुरुआत कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जहां इफ लगा है क्या मैं वहां अनलेस लगा सकता हूं? तो मैं कहूंगा बिल्कुल आप अनलेस भी लगा सकते हो, अनटिल भी लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन याद रखना, ध्यान देना, ए, बी और सी, अगर आप लगा रहे हो इफ की जगह पर अनलेस, तो सेंटेंस बनेगा यू कांट पास अनलेस यू स्टडी। यू कांट पास अनलेस यू स्टडी। और अगर आप अनटिल लगाओगे तो बनेगा यू कांट पास अनटिल यू स्टडी। अब आप कहोगे सर इसमें से हमने डोंट को क्यों हटा दिया, सेंटेंस को नेगेटिव से क्यों हटा दिया? तो आपके पास एक ही रिप्लाई होगा मेरे पास आपको बताने के लिए कि अनलेस और अनटिल के बाद आने वाला सेंटेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि अनलेस और अनटिल के अंदर नॉट छुपा होता है, दैट इज व्हाई। तो अब आप इन तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आप पाएंगे तीनों का मीनिंग एक ही है। पहला है यू कैन नॉट पास इफ यू डोंट स्टडी, आप पास नहीं हो सकते यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो। यू कांट पास अनलेस यू स्टडी, आप पास नहीं हो सकते यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो। यू कांट पास अनटिल यू स्टडी, आप पास नहीं हो सकते यदि आप पढ़ाई नहीं करोगे तो, जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे। क्योंकि देखो अनटिल का एक मतलब जब तक नहीं भी होता है, जब तक नहीं है यदि नहीं दोनों होता है। जब तक आप पढ़ाई नहीं करोगे, अनटिल यू स्टडी, यू कांट पास, आप पास नहीं हो सकते। मैं खाना नहीं खाऊंगा
जब तक आप नहीं खाना खाओगे। क्या कहोगे? बोलो सभी फटाफट फास्ट। मैं खाना नहीं खाऊंगा। आई विल नॉट ईट फूड। जब तक आप खाना नहीं खाओगे, अंटिल यू ईट फूड। ठीक है, आई विल ईट फूड, सॉरी, आई विल नॉट ईट फूड। ठीक है, मैं खाना नहीं खाऊंगा अंटिल यू ईट फूड। अंटिल यू ईट फूड मतलब जब तक आप खाना नहीं खाओगे। मैं आपकी मदद नहीं करूंगा जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगे। क्या कहोगे? आई विल नॉट हेल्प यू अंटिल यू हेल्प मी। और रही बात अंटिल और अनलेस दोनों को यूज करने की, तो आजकल क्या होता है, मॉडर्न इंग्लिश में बहुत सारे लोग अंटिल एंड अनलेस एक साथ बोल देते हैं। तो भैया अंटिल और अनलेस ग्रामेटिकली एक साथ यूज करना गलत है। लेकिन होता क्या है आपको पता तो है अच्छे से, स्पोकन इंग्लिश इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ग्रामर। In grammar, we follow the rules and regulation. But in spoken English, we do not follow any rules and regulation. And that's why you must have seen some people speaking like, until and unless you study, you cannot pass. Until and unless you pay attention on the board, you cannot improve yourself. Until and unless you buy this product, you cannot grow your business. Until and unless you switch to this policy, you cannot grow yourself. So, until and unless को एक साथ बोला जा रहा है, which is completely wrong grammatically. But on the basis of spoken English, actually everything is right. Nobody is going to notice this particular thing. So until and unless can also be spoken can also be spoken together. But I insist you do not use it because this is not correctly this is not correct grammatically. Now, so until and unless वाला concept उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा. Now this time I'm going to ask you the direct questions that you guys have to speak. The first sentence that I'm going to ask you is यदि आपके पास समय है तो आपको वहां जाना चाहिए. बोलो इंग्लिश में क्या बनेगा? If you have time, you should go there. ठीक है, यदि आपके पास समय है तो आपको वहां जाना चाहिए. If you have time, you should go there. यदि आपके पास समय नहीं है तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए. If you don't have time, you should not go there. Next, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरे पापा घर नहीं आएंगे. बोलो, I will not eat food if my father doesn't return home, या until my father comes back. ठीक है, I will not eat food, मैं खाना नहीं खाऊंगा until my father comes back, जब तक मेरे पापा घर नहीं आएंगे. तो until का मतलब होता है जब तक नहीं. ठीक है, she will not do anything, वो कुछ नहीं करेगी जब तक आप उसे कुछ करने के लिए नहीं कहोगे. she will not do anything until you instruct करना, किसी को निर्देश देना, करने के लिए कुछ कहना. until you instruct her to do something. she will not speak anything until you order her to do until you order her to speak something. वो कुछ नहीं बोलेगी जब तक आप उसे कुछ बोलने का आदेश नहीं दोगे. she will not speak anything until you order her to speak something, you know. वे आपका वेट करेंगे जब तक आप वहां नहीं जाओगे. क्या कहोगे इंग्लिश में? they will wait for you until you reach there. They will wait for you until you reach there. They will wait for you, वह आपका वेट करेंगे until you reach there, जब तक आप वहां नहीं पहुंच जाते. I can't do anything. मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक मेरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा. Until my result is declared. जब तक मेरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जाता, आई कांट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता. शी वॉन्ट बी एबल टू गेट एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं ले पाएगी
unless you open the shop, until you open the shop, जब तक आप दुकान नहीं खोलोगे, she won't be able to get anything, वो कुछ भी खरीद नहीं पाएगी, वो कुछ भी ले नहीं पाएगी, है ना। सो एवरीबडी, आई इंसिस्ट यू कि ये जो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया ना, दे आर कंप्लीटली इजी। इफ मतलब यदि, अंटिल मतलब जब तक नहीं, अनलेस मतलब यदि नहीं, दैट इज कंप्लीटली इजी, एनी टाइम कैन डू इट। लेट्स टॉक अबाउट बिफोर एंड आफ्टर। सो बिफोर एंड आफ्टर को समझने के लिए मैं चाहता हूं थोड़ा सा आप दिमाग खर्च करें एक्स्ट्रा। ये रहा आपका बिफोर और ये रहा आपका आफ्टर। बिफोर का मतलब होता है के पहले और आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ठीक है। हाँ, बिफोर और आफ्टर अपने आप में बहुत ही यूनिक प्रपोजिशंस भी हैं और कंजंक्शंस भी हैं, ठीक है। प्रपोजिशन में तो बहुत इजीली आप यूज करते हो, मैं वहां 10 दिन बाद जाऊंगा, आई विल गो देयर आफ्टर 10 days, दैट इज द प्रपोजिशन। लेकिन मैं जाऊंगा, जब मैं जाऊंगा आपके जाने के बाद, आई विल गो आफ्टर यू गो। क्या बोलोगे? आई विल गो आफ्टर यू गो। नाउ यू कैन सी दिस इज आफ्टर, आई विल गो आफ्टर यू गो, है ना। और अगर पास्ट टेंस में यूज किया आपने तो बड़ा ही फिर विचित्र यूज है। मैं गया, इसके बाद आप गए, आई वेंट आफ्टर यू हैड गॉन, ठीक है। आई वेंट आफ्टर यू हैड गॉन। ऐसे देखो, शी केम हियर आफ्टर यू हैड कम हियर। तो आफ्टर के बाद में याद रखना पास्ट परफेक्ट टेंस आता है और पहला सेंटेंस सिंपल पास्ट का आता है, और इसी का अपोजिट बिफोर में अप्लाई होता है। कैसे? शी हैड गॉन, वह जा चुकी थी, बिफोर यू केम। बिफोर यू केम मतलब आप यहां आए उसके पहले। रोहित हैड डन हिज वर्क, रोहित हैड डन हिज वर्क बिफोर यू कॉल्ड हिम। रोहित अपना काम कर चुका था बिफोर यू कॉल्ड हिम, आपने उसको कॉल किया उसके पहले। तो आप देख सकते हैं दिस इज एक्चुअली बिफोर, और यहां पर भी आपका ये लिखा है बिफोर, ठीक है। तो बिफोर कैसे यूज हो रहा है वो देखो। बिफोर का मतलब होता है के पहले और आफ्टर का मतलब होता है के बाद, ठीक है। बिफोर एंड आपका ये दोनों जो है, हाँ, इसको ऐसा लर्न कर लो कि बिफोर के बाद में सिंपल पास्ट, आफ्टर के बाद में पास्ट परफेक्ट। मेरे वहां जाने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, क्या कहोगे? द ट्रेन हैड गॉन, मेरे वहां जाने के पहले, बिफोर आई रीच्ड देयर। बिफोर आई रीच्ड देयर द ट्रेन हैड गॉन, ऐसा भी लिख सकते हो आप। बिफोर आई रीच्ड देयर, ठीक है, बिफोर आई रीच्ड देयर द ट्रेन हैड गॉन, या फिर द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच्ड देयर, मेरे वहां पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो बिफोर का मतलब होता है के पहले, आफ्टर का मतलब होता है के बाद। जस्ट यू नीड टू स्पीक ट्वाइस एंड थ्राइस, 1-2 बार बोलने की जरूरत है आपको, ऑटोमेटिक आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। हाँ, so you can see that how these things are actually working, they are quite easy, they are very easy to learn, और बिल्कुल आप अच्छे से इसको कर सकते हो। Now, so before का मतलब के पहले, आफ्टर का मतलब के बाद, है ना। 1-2 बार आप बनाना, वैसे ही प्रिपेयर्ड हो जाएगा। इसके बाद अगला है लेस्ट। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ध्यान देने वाली बात है। लेस्ट का मतलब क्या है? कहीं ऐसा ना हो। मैंने बोला धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कोई सुन ले। धीरे बोलो, कहीं ऐसा ना हो कोई सुन ले। चलो इसकी इंग्लिश बनाओ। धीरे बोलो को इंग्लिश में कहेंगे स्पीक डाउन या स्पीक स्लोली, लेस्ट कोई सुन ना ले, समवन शुड लिसन। Someone should listen. Speak slowly, lest someone should listen. जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हम लेट हो जाएं। Hurry up, lest
वी शुड बी लेट या वी शुड गेट लेट, ये भी लिख सकते हो। समय की वैल्यू करो, वैल्यू द टाइम। कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। लेस्ट यू शुड रिग्रेट लेटर, यू शुड रिग्रेट लेटर। लेटर मतलब होता है बाद में। क्या बोला ना, वैल्यू द टाइम लेस्ट यू शुड रिग्रेट लेटर। वैल्यू द टाइम्स, टाइम की वैल्यू करो, कहीं ऐसा ना हो आपको बाद में पछताना पड़े। तो ए, बी और सी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डी। उसकी मदद करो, कहीं ऐसा ना हो फेल हो जाए। हेल्प हिम लेस्ट ही शुड फेल इन द टेस्ट। कहीं ऐसा ना हो टेस्ट में फेल हो जाए। तो लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट के बाद याद रखना आने वाला सेंटेंस शुड का होता है। हिंदी में आप कुछ भी बोलो, आपको इंग्लिश में बनाना है तो शुड ही लिखना होगा, ये नियम है। लेस्ट के बाद आने वाला सेंटेंस शुड का होता है, ये नियम है ऐसा। सिंस का मतलब होता है चूंकि। भैया देखो, सिंस के दो मीनिंग होते हैं, यहां पर समझा रहा हूं मैं सिंस, ध्यान देना। एक सिंस का मतलब होगा चूंकि, और एक सिंस का मतलब होगा जब से तब से, जब से तब से। पहले चूंकि वाला देखो। चूंकि वो मेरा भाई है, मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आप तो उसे कह सकते हो ना जो चाहो। सिंस ही इज माई ब्रदर, मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। आई कांट से हिम एनीथिंग। ठीक है, सिंस ही इज माई ब्रदर आई कांट से हिम एनीथिंग, बट किंतु ही इज नॉट योर ब्रदर, यू कैन से एनीथिंग व्हाट एवर यू वांट। लेकिन आप सब कुछ कह सकते हो जो आप चाहो। सिंस ही इज माई ब्रदर, चूंकि वो मेरा भाई है। सिंस जब से तब से के सेंस में, जब से वह फेल हुआ है, वह स्कूल नहीं गया है। ठीक है, तो याद रखना इसमें सिंस के बाद आने वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट का और सिंस के पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का बनेगा। तो इसका इंग्लिश लिखोगे आप, वह स्कूल नहीं गया है, तो ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल सिंस ही फेल्ड। विशेष ध्यान देना है कि सिंस के पहले वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का और सिंस के बाद आने वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट का बनेगा। जब से वह फेल हुआ है, वह स्कूल नहीं गया है। सिंस ही फेल्ड ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल, आप ऐसा भी कह सकते हो, या फिर ही हैज नॉट गॉन टू स्कूल सिंस ही फेल्ड। जब से वो फेल हुआ उसने खाना नहीं खाया है, क्या कहोगे? ही हैज नॉट ईटन फूड सिंस ही फेल्ड। ठीक है, जब से वो आप 5 साल के थे तब से मैं आपसे नहीं मिला हूं। ठीक है, तो क्या कहेंगे? आई हैव नॉट मेट यू सिंस यू वर 5 years ओल्ड। या जब आप 5वीं क्लास में थे तब से मैं आपसे नहीं मिला हूं, तो आई हैव नॉट मेट यू सिंस यू वर इन 5th क्लास। तो सिंस के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूजेस याद रखना, पहला है चूंकि में और दूसरा है आपका जब से तब से के सेंस में। इसको हल्के में मत लेना, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्पोकन conjunction while communicating. You can see the native speakers, even the professionals, while talking they use this particular word since. You know what, I have not met Mr. Sharma since I was in Indore. जब से मैं इंदौर में था तब से मैं मिस्टर शर्मा से नहीं मिला हूं। इसका मतलब जब आप इंदौर में थे तभी मिले थे उनसे, तब से आप नहीं मिले हो, है ना। तो सिंस एक बहुत प्यारा वर्ड है, इसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में लर्न करें और 4 5 6 सेंटेंसेस बनाओगे ना तो ऑटोमेटिक प्रिपेयर्ड हो जाएगा। बट एक्चुअली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो मैं एक और पढ़ा रहा हूं, 2 ऑल दो, है ना। उसके बाद ये बाकी का जितना भी है टुमारो आई विल रिवाइज एवरीथिंग। लेकिन आप सभी को मैं दे रहा हूं एक होमवर्क करने के लिए कि आप सभी को भी तो ऑनेस्टी, जितने भी कंजंक्शंस मैंने आज पढ़ाए हैं, यू हैव टू मेक
10 sentences of each conjunction so that you can learn and use them in your practical spoken, because these conjunctions are extremely important, everyone, extremely important, you know. Though although we are talking about, मैं चाहूंगा आप यहां ध्यान दें सभी. Although he is my friend, हालांकि वो मेरा दोस्त है, यद्यपि वो मेरा दोस्त है, फिर भी वो मेरी मदद नहीं करता. Yet he doesn't help me. Yet he doesn't help me. ऐसे मैंने लिखा, though she is in 9th class, yet she is very knowledgeable. यद्यपि वो 9th क्लास में है, लेकिन वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल है. Next, although she is very weak in English, यद्यपि वो इंग्लिश में बहुत कमजोर है, yet she is trying to speak English. Yet she is trying to speak English. फिर भी वो इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही है. So this is actually yet, this is actually yet, this is actually yet, and you can see that although, though and although, right? तो किस तरीके से आपका वर्क कर रहा है आप देख सकते हैं, how these things are actually working. So आप देख सकते हैं before, after, last, since and though although. दो कोई although कहते हैं, although कोई दो कहते हैं, इनको लेकर बिल्कुल भी confused मत होना. Whatever conjunctions we have done today, you need to revise them, you need to learn them, and the most important things, you need to make their sentences. Because until and unless you make sentences, you know, you are not going to learn and you are not going to use them in your spoken English, because they just require your practice, they just require your dedication, they just require your consistency towards it. So put your 100% efforts and improve yourself and be a confident English speaker.